ऐसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपको विदित है कि हम आपके लिए एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा हेतु हम आपके लिए PYQ सीरीज चला रहे हैं। PYQ जहां पर हमने प्रश्नों का भंडार दे के रखा है आपको। मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, जीके जीएस का और साइंस का चारों पोर्शन। आपको पता है कि 20 का जीके आएगा, 15 का साइंस आएगा, है कि नहीं। पूरा 65 का आपका जीके रीजनिंग और मैथ्स आएगा कुल मिला के। तो पूरा 100 नंबर का पेपर आएगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको नहीं बनता तो आप आराम से तुक्के मार सकते हो, कोई बात नहीं है। और कम से कम आप बता दें 20 तारीख से लगा के 25 तारीख पहुंच चुके हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25 हर दिन के 3-3 शिफ्ट कवर हो रहे हैं। अभी तक हमने आपको बहुत सारे प्रश्न पढ़ा चुके हैं। आप देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो और बेहतर तैयारी करना चाहते हो। बेहतर तैयारी हेतु आपको बता दें PYQ सीरीज देखना ना भूलें। PYQ प्रश्न मतलब 2023 भर्ती परीक्षा पिछली बार हुआ था, उसके बाद एग्ज़ाम नहीं हुआ है और एग्ज़ाम अभी जुलाई के महीने में स्टार्ट होने वाला है। वो भी 2025 की बात कर रहे हैं। और आपने फॉर्म फिल किया होगा और शायद हमें देख रहे हो। और जो भी वैकेंसी आपको आने वाली है उसकी तैयारी हम करवाएंगे PYQ सीरीज के माध्यम से। एमपी आबकारी आरक्षक PYQ कक्षा 2025-26 की प्रश्न आप विजिट कर सकते हो। इससे 25 तारीख का हमने जीके जीएस का 20 प्रश्न कवर करा के रख चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। और सभी पार्ट अलग अलग कवर हो रहे हैं। इससे 27 तारीख हम आपको साइंस के 15 प्रश्न लेने वाले हैं। लास्ट तक देखिएगा, आपको SSC, बैंक, रेलवे, स्टेट, NTPC, ग्रुप डी सब में काम दे। चलिए, और बाकी आप लोग शिफ्ट और तारीख देखकर क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो अगर आपके पास PDF होगा तो, कि PDF हम सही गलत तो नहीं बता रहे। प्रश्न क्रमांक 21 कह रहा देखिएगा, वर्णधांत वर्णधांत लोग किन रंगों में भेदभाव नहीं कर सकते या पहचान नहीं सकते। जैसे आप पता होगा कलर ब्लाइंडनेस, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस एक प्रकार का जो आपका क्रोमोसोम डिसऑर्डर होता है, ध्यान रखें। जिन्हें हम लिंग गुणसूत्र इन्हें क्या बोलते हैं, हाँ, क्रोमोसोम डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। अनुवांशिक रोग कहते हैं। तो अनुवांशिक रोग आप पता है, हीमोफीलिया है, वर्णधानता है, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। इस प्रकार से आपको पता होनी चाहिए ह्यूमन डिसीज। तो आप देख पा रहे होंगे हमें बोल रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस एक बीमारी है जिसमें रंग पहचान नहीं पाता रोगी। तो वो कौन से रंग याद रखें, हरा और लाल। हरा को लाल कह देता है, हरा को लाल, लाल को हरा। इन दोनों रंगों को पहचानने में उस व्यक्ति को बड़ी दिक्कत होती है। और याद रखेंगे इस रोग का जो वाहक होता है, वाहक मादा होती है और होता किन में, नरम होता है। और XY गुणसूत्र में गड़बड़ी हो गई, XX गुणसूत्र होता है ना, तो X गुणसूत्र में अगर गड़बड़ी है समझ जाओ तो आपको यह रोग हो सकता है। और वाहक मादा होगी मतलब स्त्री होगी, और होता अधिकांश पुरुषों में, बाई चांस महिलाओं में बहुत कम होता है रोग। और इस रोग से अब पता है ना, लाल हरा, हरा लाल रंग दिखाई देता है। चलिए, और बाकी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे और सोच लीजिएगा जो प्रश्न आया है, मतलब आपको इशारा कर रहा है कि पढ़ लीजिए करके। अगला प्रश्न आप देखेंगे, वहीं शिफ्ट वहीं तारीख। एक चुंबकीय क्षेत्र में मुड़े जाने पर कौन सा कण सबसे अधिक सिंक्रोन विकिरण प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो हमें कण का पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन। जिससे आप पता है कि चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र में होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ये प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो परमाणु, तो परमाणु ये तो अंग है भाई। परमाणु न्यूट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, पॉजिट्रॉन पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको एटॉमिक संरचना, एटॉमिक अवयव, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु के समस्त गुणधर्म आपको पढ़ना पड़ेगा। ये प्रश्न आपको इशारा कर रहा है। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में लार ग्रंथि नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में लार ग्रंथि नहीं है। थोड़ा सा प्रश्न बिगड़ जाता है, क्या आप पता होनी चाहिए। MP जो ESB है, ESB जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है थोड़ा बहुत गलती तो करता है। तो निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में लार ग्रंथि नहीं है। तो लार ग्रंथि नहीं है पूछ रहा ऑप्शन आप A पैरोटिड है, BB है, CB है और आपका D हो जाएगा इंफ्रा ऑर्बिटल। जी आपका लार ग्रंथि नहीं है। तो थोड़ा सा हार्डली प्रश्न हो गया भाई, आपको 3 ऑप्शन पता होता तब आप छाट पाते। चलिए, अगला प्रश्न आप देखेंगे,
24 प्रश्न वेरीफाई भी कर लीजिएगा भाई, क्रॉस वेरीफाई बार बार बोल रहा हूँ, वरना आप पछताना हो जाएगा बाद में कि सर हमें पढ़ा रहे थे, शायद हमें गलत पढ़ाए होंगे या गलत पढ़ा रहे हैं, हमने पढ़ लिया समझदारी से और हमें प्रश्न छपा ही नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो प्रश्न है PY की सीरीज चल रहे हैं और 100% सही PDF है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस शरीर से बाहर निकलती है? और वैसे तो आप जब सांस लेते हैं तो वायु जाता है अंदर, उसमें अनेकों गैसें अनेक प्रकार गैस होती हैं, CO2 भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है, और जो भी वायुमंडल पर गैस होती है सभी गैस होती हैं, है कि नहीं। लेकिन आपका जो बॉडी है O2 ही लेता है, बाकी को बाहर निकाल देता है। तो याद रखें आपके बॉडी में O2 का उपयोग होता है और CO2 जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो जैसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मानव शरीर के लिए अति आवश्यक है और CO2 आवश्यक नहीं है, हानिकारक गैस है मानव शरीर के लिए, उसे बाहर छोड़ दिया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, कार्बन वायुमंडल में निम्न के रूप में मौजूद रहता है। जो कार्बन होता है एक गैस है, कार्बन गैस होती है बताओ। तो बोल रहा है कार्बन किस रूप में आपके एटमॉस्फेयर में उपस्थित होती हो, तो आपको बताना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। हाँ तो देखिएगा जो कार्बन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रहता है। कैसा रहता है? CO2। तो कार्बन अकेला रह नहीं सकता, वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है वायुमंडल में और CO2 का यौगिक के रूप में वो कार्बन डाइऑक्साइड बना के वो विद्यमान रहता है। तो बहुत शानदार प्रश्न आप देख पा रहे हैं खुद भी। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे 26 नंबर का, लास्ट तक देखिएगा, 35 तक जाएगा। 1 से 20 तक GKGS, 21 से आपको 35 GKGS साइंस मिलेगा, उसके बाद रीजनिंग मैथ्स 100% समाप्त हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एथेनपी खाली स्थान हो सकती है, थोड़ा हार्डली प्रश्न आया, याद रखें। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो सकती है, एंथैल्पी ऊर्जा होती है, याद रखेंगे। उसको पूछ रहा ऑप्शन आप देख पाएंगे A, B, C आपका राइट हो जाएगा। एक जो थर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 27 आपके समक्ष है। मिश्र धातु एक धातु और एक अन्य धातु अथवा एक धातु और अधातु के समान मिश्रण होते हैं, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में एक घटक है जो धातु नहीं है? ये पूछा, ऐसा प्रश्न पूछा भाई, देख पा रहे हैं आप लोग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बाकी मैं एक बार और प्रश्न दिखाता हूँ भाई, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। चलिए पढ़ लीजिएगा। पीतल, कांच, अमलगम, स्टील। हमें पूछ रहा है स्टील आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें क्या पूछ रहा है देखो, हाँ धातु नहीं, सही बात है। देखो मिश्र धातु तो वो है, स्टील एक प्रकार का मिश्र धातु है, लेकिन धातु नहीं है। क्यों? धातुओं का गुण होता है विद्युत के कुचालक। सुचालक होंगे भाई। लोहा धातु है कि नहीं? हाँ, लाइटिंग में जाके पकड़ के रख लो लोहा को, निपट जाओगे। लेकिन उसी प्रकार से स्टील धातु अधातु से मिलकर एक मिश्र घटक है, लेकिन वो धातु नहीं है। बिल्कुल राइट बात है। और याद रखेंगे कि एक प्रकार का अच्छा और सुचारू रूप से या लंबे समय तक टिकने वाला और संक्षारण से मुक्त होता है। संक्षारण मीन्स होता है नष्ट होने से जो मुक्त होता है, ठीक है, इसको बनाया ही गया है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 28 नंबर का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में खाली स्थान होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, उससे पूछ रहा क्या पाया जाता है, याद रखेंगे। आप देखेंगे ऑप्शन बी राइट हो रहा है, सकारात्मक चार्ज एनोड और नकारात्मक चार्ज कैथोड। तो मतलब प्लस पॉइंट को एनोड कहते हैं और माइनस पॉइंट को कैथोड कहते हैं। तो एनोड कैथोड दोनों पाए जाते हैं किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। प्लस चार्ज कैथोड और एनोड माइनस होता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अंग्रेजी में पढ़ सकते हो आप लोग, अगर आपको लगता है कि हाँ अंग्रेजी में पढ़ना हमें,
तो आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी की खोज की थी? तो ये आपका डिस्कवरी का प्रश्न आ गया। खोज, किस वैज्ञानिक ने क्या खोजा? इलेक्ट्रॉन किसने खोजा? पॉजिट्रॉन किसने खोजा? न्यूट्रॉन किसने खोजा? परमाणु किसने खोजा? कौन सा तत्व किसने खोजा? किस तत्व का गुणधर्म क्या होता है? किस प्रकार में धातु बनाए जाते हैं? उनका लक्षण क्या होता है? ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हमें पूछ रहा है सर्वप्रथम किसने बताया है गहन पारिस्थितिकी, जिसे हम बोलते हैं डीप इकोलॉजी। तो ऑप्शन आप देख पाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अर्नेनेस अर्नेनेस ने डीप इकोलॉजी के बारे में बताया था। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष 13 नंबर का 13। देश का पहला काला हिरण, जिसे हम ब्लैक बक कहते हैं, संरक्षण रिजर्व कहाँ खोला गया है? तो देश में जो काले हिरण हैं, अधिकांश काले हिरणों की संख्या बहुत कम है, तो इन्हीं के संरक्षण के लिए सरकार ने काला हिरण, जिसे ब्लैक बक कहा जा रहा है, संरक्षण के लिए रिजर्व खोला गया, मतलब संरक्षण के लिए इनके लिए बनाया गया अलग से। वो खोला गया है भारत के प्रयागराज में, और इसे वर्तमान में क्या बोलते हैं? इलाहाबाद। ठीक है, सॉरी, इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या? प्रयागराज है, और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। अब बाकी तो एग्जाम पैटर्न याद रखेंगे, वो जीके जीएस का हो, चाहे साइंस का, चाहे मैथ्स का, रीजनिंग का, बिल्कुल सेम चल रहा है फिलहाल। लेकिन आप बता दें, मैथ्स और रीजनिंग के हमने शायद बहुत कम वीडियो बनाया, और अभी हम एनटीपीसी की तैयारी करा रहे हैं, इस हेतु हम मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, इस बात माफ़ी चाहेंगे। बाकी जितने वीडियो बन चुके हैं आप जाके देख सकते हो। और जीके जीएस की बात करें और साइंस की, जीके जीएस और साइंस अल्टरनेट एक दिन के बाद कवर हो रहा है। जीके जीएस साइंस कवर हो रहा है। और आप अगर एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं CBT 1 की, क्योंकि आप स्टेट लेवल के साथ साथ सेंट्रल जॉब भी तैयारी करते होंगे, तो हम बता दें PYQ सीरीज चालू, जहाँ पर हमने 80+ वीडियो बना कर रख चुके हैं। तीनों पोर्सन रहेगा, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस। और उसमें जीके जैसे में तो पूरा इतिहास, भूगोल, राज्य इतिहास, करंट अफेयर, खेल आपका, और कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, पूरा सामयिक आपको PYQ सीरीज चल रहा है। और बाहर से प्रश्न नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल PYQ सीरीज के प्रश्न चल रहे हैं। कितने देश अमेजन बेसिन को साझा करते हैं? अमेजन बेसिन आपको पता होगा कि भारत विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है, को साझा करते हैं जब पूछ रहा, तो ऑप्शन आप देख पाएंगे डी, 19 देश। 19 देशों से गुजरती हुई बहती अमेजन। सबसे लंबी नदी तो नील है, तो मिस्र की देन है, मिस्र से निकलती है। लेकिन सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो आपकी अमेजन है, और अमेजन बेसिन को साझा करते हैं 19 देश। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कैनोपी लेयर में पेड़ों की ऊंचाई कितनी होती है? तो कैनोपी लेयर में पेड़ों की ऊंचाई कितनी होती है पूछ रहा है, तो आप ऑप्शन देख पाएंगे। पहला 30 से 50 मीटर तक हो सकती है, दोनों के बीच के डिस्टेंस में। ठीक है, चलिए प्रहारली से प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हरित लवक, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट अंग्रेजी में कहते हैं। चलिए हरित लवक मतलब अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो आप देखेंगे ऑप्शन ए, कांटामस। क्या है? कांटामस मतलब जो संरचना है याद रखेंगे वो कांटामस है, और कार्यात्मक इकाई भी क्या है? कांटामस। थोड़ा हटीला सा प्रश्न पूछा भाई। और हरित लवक की उपस्थिति के कारण ही तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाते हैं और स्वयं भोजन बना पाते हैं, है कि नहीं? तभी 100 कहला पाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, घरों द्वारा छोड़े गए अवशिष्ट जल को क्या कहा जाता है? मल जल, मल मीन्स मल मूत्र, मल मीन्स होता है आपका अपशिष्ट, लेकिन हम वो उसका मतलब नहीं है। मतलब है कि अपशिष्ट जो उपयोग करने लायक नहीं है, उसे आप घर से बाहर फेंक देते हो या घर से बाहर निकाल देते हो, तो उसे बोल रहे हैं घर द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट को मल जल कहा जाता है। ठीक है, चलिए जिसे सीधे आप नदियों में नहीं बहा सकते। क्यों? इससे क्या हो सकता है,
जल प्रदूषण हो सकता नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहा हूँ 35 नंबर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? और आपको पता होगा इंदौर। लगातार इंदौर स्वच्छ शहरों की गिनती में आते चल रहा है और आते ही रहेगा। और रही बात, यह भारत के हृदय कहे जाने वाला राज्य इंदौर में इंदौर शहर है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, औद्योगिक राजधानी होने के बाद भी यह एक स्वच्छ शहर में गिनती में आता है। पूरे भारत की बात हो, पूरे भारत में भाई सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। चलिए, तो ये रहा आपका 35 प्रश्न। और अगला शिफ्ट में, अगले पार्ट में आपको नेक्स्ट प्रश्न मिलेगा। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉप 15 प्रश्न कवर कराया जो आपके साइंस के प्रश्न थे, और आपको एमपी आबकारी के साथ साथ एमपी पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षा क्षेत्र, जल प्रहरी और जो वैकेंसी आने वाली स्टेट लेवल की, चाहे वो कोई भी स्टेट की, वहाँ पर भी आपको सहयोग करेगा। और एमपीएसआई, एमपी सूबेदार, और आपको एनटीपीसी और आपको ग्रुप डी में काम आएगा। दोनों की संयुक्त तैयारी चालू है, लेकिन ग्रुप डी एग्जाम लेट होगा। एनटीपीसी का चालू होने वाला है 5 जून से, जिसकी तैयारी पीवाईक्यू प्रश्न चालू है। आप रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करोगे तो आपको प्रश्नों का भंडार मिल जाएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लग रहा है। और जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। कोई भी अपडेट हो, भर्ती परीक्षा की वैकेंसी कब आएगी, किस प्रकार से एडमिट कार्ड कब आएगा, पेपर कब होगा, परीक्षा परिणाम कब आएगा, इस प्रकार के अपडेट के लिए भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। हमारे चैनल का नाम आपको पता होगा। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। और अपने सहपाठियों को भी जोड़ें जिससे वो लोग भी पढ़ सकें, समझ सकें, सीख सकें। हम सबकी भला चाह रहे हैं, आपकी भला नहीं, सबकी भला। कहते हैं ना, अपना विकास के साथ साथ सबका विकास से ही देश की उन्नति हो सकती है। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। हम आपको पढ़ाते रहेंगे। और आप बता दें 100% सही पीडीएफ चल रहा है, और क्रॉस वेरीफाई भी आप कर सकते हो कि पीडीएफ सही है नहीं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग।